तो मुझे लगता है देखो आप सभी को ये बात तो पता होगी कि एक ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत परंतु बराबर परिमाण के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी 2a पर स्थित होते हैं उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव की जो पहचान है वो उसके लिए परिभाषित एक सदिश राशि से होती है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको दिखाते किससे? P से। अब P का परिमाण कैसे निकाला जाता है कि द्विध्रुव में जो भी दो आवेश हैं उनमें से किसी एक आवेश के परिमाण का बीच की दूरी के साथ गुणनफल कर दिया जाए तो आपका परिमाण निकल आएगा। तो परिमाण निकल कर आया Q × 2a। जबकि इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो हमेशा फिक्स होती है ऋणावेश से धनावेश की तरफ। समझ में आ गई होगी आपको ये बात। अब सवाल ये उठता है कि द्विध्रुव की अक्ष का मतलब क्या होता है। तो देखो द्विध्रुव में जो दोनों आवेश हैं उन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसे हम कहते हैं द्विध्रुव की अक्ष। तो ये जो अक्षीय बिंदु की मैं बात कर रहा हूं उसका मतलब ये है कि द्विध्रुव में उपस्थित दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसमें बीच वाले क्षेत्र को छोड़ करके आपको बाहर वाले किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। चाहो तो ऋणावेश के बाईं तरफ निकाल लो, चाहो तो धनावेश के दाईं तरफ निकाल लो। मैं अपना बिंदु ले रहा हूं कहां? धनावेश के दाईं तरफ बिंदु P, जहां मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और ये जो बिंदु P है वो द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित है। और जब भी मैं द्विध्रुव से दूरी कहूं ना तो द्विध्रुव का जो केंद्र है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसका जो मध्य बिंदु है वहां से दूरी बताई जाती है। तो मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के 3 बेसिक स्टेप बताएं। पहले स्टेप में हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि उस बिंदु के चारों तरफ कितने आवेश रखे हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जितने आवेश रखे होंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के उतनी ही एक्सप्रेशंस बनेंगे। तो हमने देखा इस बिंदु के चारों तरफ 2 आवेश हैं तो इस बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न होंगी। पहले मैं इस धनावेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालता हूं। क्या होगी? देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? K, आवेश का परिमाण जो कि यहाँ Q है और आवेश से मुझे बिंदु की दूरी देखनी होगी। तो ये टोटल दूरी अगर r है तो उसमें से ये a मुझे घटाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा? r - a। a मैं कैसे कह रहा हूँ कि बीच की दूरी देखो अगर 2a है तो केंद्र से एक आवेश की दूरी जो होगी वो a, ये बचेगी r - a। इसका क्या करना पड़ेगा मुझे? होल स्क्वायर। और एक धनावेश की वजह से किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर होती है विस्थापन सदिश के अलोंग। तो वो किस तरफ आ गई? दाईं तरफ। फिर मैं क्या करूंगा? इसी बिंदु P पर ऋणावेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। क्या आएगी वो? E नेगेटिव। और E नेगेटिव क्या होगा? फिर से K, आवेश का परिमाण फिर से Q है और आवेश से बिंदु की इस बार जो दूरी है वो होगी r + a, उसका होल स्क्वायर। देखो यहां तक तो r है और r में ये जो a है वो मुझे जोड़नी पड़ेगी तब जाकर के आवेश से आपकी दूरी निकलेगी r + a। इसकी दिशा क्या होगी? कोई भी ऋणावेश किसी भी बिंदु पर विस्थापन सदिश के अलोंग अपनी तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करता है। अब देखो ये था हमारा दूसरा स्टेप जिसमें हमने उस बिंदु P पर हर आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और उसकी दिशा दोनों पता कर ली। तो बिंदु P पर 2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं और दोनों विपरीत हैं। तो जब सदिश विपरीत होते हैं तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं? बड़े सदिश में से छोटे सदिश को घटा देते हैं और दिशा होती है बड़े वाली की तरफ। तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि E+ और E- में बड़ा कौन है। तो देखो दोनों के न्यूमरेटर अंश तो सेम है और समान अंश के लिए जिसका हर छोटा होता है, जैसे यहाँ r - a है तो ये छोटी वैल्यू है तो ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। तो जो आपका नेट वैद्युत क्षेत्र है वो किस दिशा में आएगा? बड़े वाले की तरफ, मतलब E+ की तरफ। अब इसका मैं परिमाण कैसे निकालूं? तो परिमाण निकालने का तरीका क्या है? बड़े वाले वैद्युत क्षेत्र में से जो कि E+ है छोटे वाले को आप घटा दीजिए। अब पहले आप दोनों के परिमाण रख दो, KQ r - a का होल स्क्वायर माइनस लगा करके KQ अपॉन r + a का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? दोनों में से जो भी कॉमन है पहले उसे बाहर निकालो। तो KQ तो बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1/r - a का होल स्क्वायर और माइनस लगा करके 1/r + a का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे? दोनों का पहले एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आएगा? r - a का होल स्क्वायर और r + a का होल स्क्वायर। फिर जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? r + a का होल स्क्वायर माइनस लगा करके कितना? r - a का होल स्क्वायर और बाहर इसके KQ एज इट इज है। अब आपको करना क्या है? इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है बस केवल। यहां आप देखोगे a - b और a + b है और दोनों की पावर कैसी है? सेम।
तो देखो मैथ्स में एक छोटी सी ट्रिक होती है कि कहीं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 लिखा है तो उसको 2 गुणा 3 की कॉमन पावर 4 लिखा जा सकता है। तो यहां आप r माइनस ए और r प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो क्या बनेगा पता है, r माइनस ए एक ब्रैकेट में r प्लस ए, और इसका क्या करना है मुझे, होल स्क्वायर। और जब मैं आपका न्यूमरेटर ऊपर से खोलूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस लगाकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहां आप क्या देखने वाले हो कि के क्यू फिर से एज इट इज रहने वाला है। यहां देखना, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो एज इट इज। यहां पर आप क्या देखोगे, आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर कट हो जाएगा, ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर कट हो जाएगा, 2ar, और 2ar कितना बन जाएगा, 4ar, और इनटू में जो आपका के क्यू है वो एज इट इज। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो क्या निकल कर आएगा, के क्यू तो एज इट इज, 4ar को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2a इंटू में r, बात वही है, और अपॉन में क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने ऐसा करा क्यों है, क्योंकि ये जो q इंटू 2a है उसको मैं पहले ही परिभाषित कर चुका हूं कि q इंटू 2a क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या निकल कर आ जाएगा यहां से, नेट वैद्युत क्षेत्र k 1/4πε0 2pr, और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या है, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। कब, जब R और A दोनों का कंपैरिजन हो सके। तो जब मैं आपसे ये कह रहा हूं ना R और A का कंपैरिजन हो सके, इसका मतलब क्या है, मान लो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 10 mm। तो एक आवेश से केंद्र तक की दूरी को हम A कहते हैं, वो कितनी आ गई, 5 mm। तो अगर आप केंद्र से मान लो 10 mm या 20 mm की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना चाह रहे हो, तो 20 mm और 5 mm का कंपैरिजन हो सकता है, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि आपका जो बिंदु है वो ए की कंपैरिजन में काफ़ी दूर होता है। जैसे यहाँ ए 5 mm था, आपने बिंदु ले लिया 20 सेंटीमीटर दूर, तो 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 200 mm, और 5 mm की कंपैरिजन में वो 40 गुना बड़ा है। तो जब आर ए की कंपैरिजन में बड़ा होता है तो आर स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाता है ए स्क्वायर की कंपैरिजन में। जैसे मान लो 100 जो होता है वो 0.1 की कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है, हमें ये बात पता है। अब 100 का आप स्क्वायर करो, 100 का स्क्वायर कितना आएगा, 10,000। तो 10,000 जो है वो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 0.01, इसकी कंपैरिजन में और भी ज़्यादा बड़ा है। तो इस बड़ी सी वैल्यू में छोटी सी वैल्यू को चाहो तो आप जोड़ दो, चाहो तो आप घटा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मल्टीप्लाई और डिवाइड का फर्क पड़ेगा, लेकिन जोड़ने और घटाने का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जी ना बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। अब इसमें से छोटी सी वैल्यू अगर आप घटाओगे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको आप आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो नेट वैद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा इस बार, k इंटू में 2pr, और अपॉन में आर स्क्वायर का भी स्क्वायर, यहाँ बनेगा r की पावर 4, एक आर से एक आर कट जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र कितना निकल कर आ गया, जब आर ए की कंपैरिजन में बड़ा है 1/4πε0 2p/r³। ये तब लगेगा आपका जब हमारा जो बिंदु है उसकी केंद्र से दूरी ए की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो पहले ये देख लेना कि जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हो उसकी केंद्र से जो दूरी है उसकी तुलना ए के साथ हो सकती है। अगर हो सकती है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर आर ए से बहुत बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला। साथ के साथ आपको ना इस फॉर्मूले का सदिश निरूपण भी देखना है कि देखो इस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो किस तरफ आ रहा था, दाईं तरफ। क्यों आ रहा था दाईं तरफ, क्योंकि हमेशा उसकी दिशा होती है ऋणावेश से किस तरफ, धनावेश की तरफ। और जब हम अक्षीय स्थिति पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने तो वो भी किस तरफ आ रही है, दाईं तरफ। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अक्षीय स्थिति पर आप किसी भी जगह चले जाओ, आवेशों को जोड़ने वाली जो लाइन है बीच वाले क्षेत्र को छोड़ करके, चाहे ऋणावेश के बाईं तरफ चाहे धनावेश के दाईं तरफ, हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर ही आने वाली है, मतलब उसी दिशा में आने वाली है। तो आप ये कहोगे ये जो नेट वैद्युत क्षेत्र है वो हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में रहेगा। अगर द्विध्रुव आघूर्ण दाईं तरफ है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी दाईं तरफ। अगर मैं ऐसा कर देता, मान लो यहाँ तो मैं कर देता क्या, धनावेश, यहाँ कर देता ऋणावेश,
तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाती है किस तरफ, बाईं तरफ। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी किस तरफ आती, बाईं तरफ। तो अब तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है जब R और A की तुलना हो सके तब, और जब R A की कंपैरिजन में बड़ा हो तब। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो निरक्षीय स्थिति है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता क्या है और उस सूत्र का निगमन किस तरह से किया जाता है, डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है।